हेलो, अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, जो कि आपके पैरामेडिकल प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी विद रितेश। वहाँ पर आपको प्रत्येक क्लास का जो है पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस, छोटी सी बात, अगर आप लोग पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में चाहते हैं एकदम बेहतरीन तैयारी हो, है ना, ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, हर एक टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम रेलेवेंट है, तो एक बैच जो है 17 मई से स्टार्ट हो रहा है। 17 मई से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जो है दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक ही धातु के दो तारों की लंबाइयां एवं अनुप्रस्थ कांटों का क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। यदि प्रथम तार का प्रतिरोध 10 ओम हो तो द्वितीय तार का प्रतिरोध क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया है। अब देखिए, यहाँ पर दो वायर दे रखा है, दो तार दे रखे हैं, और दोनों तारों का जो लेंथ का रेशियो है वो भी दे रखा है, कितना, 1:2, है ना। यानी यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो पहला वायर होगा उसका रेशियो कितना है, 1 है, और दूसरे तार का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। इसके बाद अनुप्रस्थ कांटों का क्षेत्रफल, इसका भी रेशियो दे रखा है, कितना, 1:2 के फॉर्म में दिया गया है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका भी रेशियो दे रखा है, यानी A1 कितना दे रखा है आपको, 1 दे रखा है, A2 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए, अब जो है बोला है कि प्रथम तार का रेजिस्टेंस, प्रथम जो वायर है, फर्स्ट वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम दे रखा है, यानी R1 जो है आपको 10 ओम दिया गया है। और आपसे बोला क्या है, द्वितीय तार यानी R2 बराबर कितना होगा, यही बोला है। तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 इंटू में A2/A1, ठीक है। बना दीजिए। देखिए, R1 कितना है, R1 10 ओम है, तो 10 ओम कर दीजिएगा, R2 निकालना है, ठीक है। और इज इक्वल टू में L1 कितना है, तो 1 है, देख रहे हो ना, 1 है, और L2 कितना है, 2 है, और गुना में A2 कितना है, 2 है, और A1 कितना है, 1 है। तो देखिए, इसे 2 से 2 काट दीजिए, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा, R2 बराबर 10 आ जाएगा। तो R2 बराबर कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन है, एक चश्मे के लेंस की फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी, यानी आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है पावर ऑफ ए लेंस, यानी लेंस की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, पावर ऑफ ए लेंस। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए, 1/फोकल लेंथ, ठीक है। और ये फोकल लेंथ जो होता है वो किस में होता है, इन मीटर में होता है, ठीक है, मीटर में होता है, ठीक है, याद रखना। अब देखिए, ये पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ होता है ना, तो 1 फोकस दूरी कितनी दे रखी है, फोकस लेंथ कितना दे रखा है, -50 सेंटीमीटर है, और मैं क्या बताया, मीटर में होता है, फॉर्मूला क्या कहता है, मीटर में चाहिए। तो आप ही बताइए, ये -50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, बटा 100 कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना, यानी -1/2 हो जाएगा। तो ये पावर इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं ना -2, तो -2 डायोप्टर, ठीक है। तो लेंस की क्षमता कितनी आ गई, तो -2 डायोप्टर आ गई, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक 55 वाट के लैंप को 220 वोल्ट के मुख्य तार से संयोजित किया जाता है, तो लैंप में धारा होगी, यानी लैंप में जो प्रभावित धारा होगी वो कितने एम्पियर की होगी, यही बताना है। तो देखिए, हमको जो क्या क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लीजिए। तो हमको 55 वाट यानी पावर जो है दे दिया गया है, पावर कितना है, 55 वाट है, ओके। इसके बाद 220 वोल्ट दे दिया है, यानी V बराबर कितना दे दिया गया है, 220 वोल्ट, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, आपसे लैंप में धारा यानी I जो है पूछ दिया गया है। अब बताइए, तो आप लोग
PVI में क्या रिलेशन होता है। तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि ये P जो है बराबर होता है V इंटू आई के। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से दो वैल्यू आपको गिवन है तो एक निकल नहीं जाएगा, आई निकल जाएगा इजली। तो देखिए P कितना है, 55 वाट है, इज इक्वल टू वोल्ट कितना है, 220 है, और गुना में आई जो कि आपको निकालना है। तो देखिए, तो 55 चौके 220 होता है, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4i इज इक्वल टू 1, है ना। तो i बराबर 1/4, यानी बोल सकते हो कितना, 0.25 एम्पियर। ठीक है, हो गया। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, बल आघूर्ण का मात्रक है, यानी व्हाट इज द यूनिट ऑफ टर्क। ऑप्शन है डाइन बाई सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है ग्राम सेंटीमीटर बाई सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है डाइन सेंटीमीटर बाई सेकेंड। बता दीजिए तो क्या होगा। देखिए एक चीज आपको ध्यान में आना चाहिए, देखिए बहुत से बच्चे तो ऑप्शन सी कहेंगे, है ना, ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए एक चीज आपको याद रखना चाहिए, यहाँ पे बल आघूर्ण का एसआई मात्रक नहीं पूछा है, टर्क का एसआई मात्रक नहीं पूछा है, केवल और केवल मात्रक पूछा है। जब आप लोग ऑप्शन भी देखिएगा ना, तो कहीं ना कहीं ये सीजीएस में ये सब चीज दिया हुआ है, देख रहे हो ना, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, ये सब सीजीएस में भी दिया हुआ है। तो आइए अब हम लोग निकालते हैं। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए टर्क बराबर क्या होता है, फोर्स गुने डिस्टेंस, है ना, यानी टर्क बराबर क्या होता है, फोर्स गुने डिस्टेंस, यानी बल गुने दूरी। ठीक है, अब देखिए फोर्स को आप लोग क्या लिखते हो, मास इंटू एक्सलरेशन लिखते हो ना, यानी फोर्स बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, और गुना में ये डी का डी ही रहेगा। अब आप लोग बताइए मास का जो यूनिट होता है, देखिए एसआई यूनिट तो केजी होता है ना, सबको मालूम होगा कि मास का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, केजी होता है, लेकिन सीजीएस यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है ना। तो यहाँ पे हमको सीजीएस ही यूनिट चाहिए। ठीक है, सीजीएस यूनिट चाहिए तो क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। इसी तरह एक्सलरेशन यानी त्वरण का सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे सीजीएस यूनिट चाहिए हमको, तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो क्या आया, ये ग्राम गुने में सेंटीमीटर के स्क्वायर और बाई सेकेंड स्क्वायर। तो आप ही बताइए ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था सीजीएस यूनिट हम लोगों ने निकाला, किसका, टर्क का। अब आपको क्लास ओवर हो जाएगा, तो आपको एसआई यूनिट जो है मुझे कमेंट बॉक्स में निकाल कर बताना होगा, यानी टर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, बल आघूर्ण का एसआई यूनिट क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में क्लास ओवर हो जाने के बाद बताना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अचुंबकीय पदार्थ है, यानी इन चारों में से कौन सा एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो चलिए बताइए तो जल्दी से, लोहा है यानी आयरन है, या फिर निकिल है, या कोबाल्ट है, या फिर पीतल यानी ब्रास है। बताइए क्या होगा आंसर, फास्ट। तो वेरी गुड, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना, यानी पीतल ब्रास क्या है, ये अचुंबकीय पदार्थ है। अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो चुंबक को आकर्षित नहीं करते, है ना, ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, उनको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और बाकी ये जितने भी हैं, जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब कैसे पदार्थ है, ये सब चुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बताइए तो, ये जो पीतल है ये किन धातुओं का मिश्रण होता है, बता सकते हैं, पीतल किसका मिश्रण है, ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ, बताइए तो पीतल किसका मिश्रण होता है, किन दो धातुओं का मिश्रण होता है जी, पीतल किसका मिश्रण होता है, जल्दी से बताइए तो। वेरी गुड, किन दो धातुओं का मिश्रण होता है पीतल, तो सही है तांबा और जिंक। ठीक है, तांबा और जिंक, यानी ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस परिपथ के प्रयोग में आते हैं, केवल डीसी परिपथ में, केवल एसी परिपथ में, ए और बी दोनों में, या एकीकृत परिपथ में। जल्दी से बताइए तो प्यारे बच्चों।
ट्रांसफार्मर जो है वो किस परिपथ के प्रयोग में आते हैं? वेरी गुड। यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है देन आप लोग सही हैं। तो केवल एसी परिपथ में, यानी केवल और केवल अल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है, यानी देखो क्वेश्चन का यही मतलब है कि ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा बहती है, तो आपको याद रखना है कौन सी धारा बहती है, अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा बहती है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है भाई कि जो ट्रांसफार्मर है, लिख लो, ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा बहती है? तो कौन सी धारा बहती है? अल्टरनेटिंग करंट, है ना, अल्टरनेटिंग करंट एसी, यानी जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, एक से दो क्वेश्चन और पूछ ले जाते हैं आपके ट्रांसफार्मर से। पूछ लेता है कि ये जो ट्रांसफार्मर है किस सिद्धांत पे वर्क करता है। ठीक है, तो बताइए तो पहले आप लोग, ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है जी? बताइए किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो याद रखना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे ये वर्क करता है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न और पूछ लेता है कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसका जो क्रोड बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है? ट्रांसफार्मर का जो क्रोड बना होता है, लिख लो, ट्रांसफार्मर का क्रोड किस चीज का बना होता है? बता सकते हैं आप लोग किस चीज का बना होता है जी? ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है किस चीज का बना होता है? याद रखना है सिलिकॉन स्टील का। ठीक है, सिलिकॉन स्टील का, सिलिकॉन स्टील का। ओके, तो ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको याद कर लेना है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पत्थर 80 मीटर गहरे कुएं में गिराया जाता है। पानी से टकराने पर उत्पन्न ध्वनि 4.24 सेकंड बाद सुनाई गई। तो ध्वनि का वेग क्या है आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ स्मॉल जी का जो वैल्यू लेना है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ओके, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके मोशन चैप्टर से है। और मोशन में कहाँ से है ये? मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी से है ये। अब आपको पता होगा मोशन अंडर ग्रेविटी के कितने इक्वेशन होते हैं? 3 इक्वेशन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला इक्वेशन क्या होता है? सबको मालूम होना चाहिए, ये होता है v बराबर u प्लस जी टी, होता है ना। और दूसरा इक्वेशन क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन क्या होता है? ये भी आपको मालूम होना चाहिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2gs। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग देखो मोशन के जनरली 3 इक्वेशन होते हैं। ठीक है, जो हम लोग क्या लिखते हैं, v बराबर u प्लस ए टी लिखते हैं ना, v बराबर u प्लस ए टी। लेकिन यहाँ a नहीं लिखना है आपको, मोशन अंडर ग्रेविटी है तो स्मॉल g ही लिखना है हर जगह, यानी a की जगह क्या लिखना है? g लिखना है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा दूसरा इक्वेशन जो मैं आपको बताया था, क्या बताया था? s बराबर यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे s कितना दे रखा है? 80 मीटर दे रखा है ना। और u क्या है? अब देखिए u है इनिशियल वेलोसिटी, जिसे प्रारंभिक वेग कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए एक पत्थर है, उसको 80 मीटर गहरे कुएं में गिराया जाता है। तो पहले तो विरामावस्था में था, है ना, पहले तो रेस्ट पोजिशन पे था। उसके बाद ही ना उसको 80 मीटर गहरे कुएं में गिराया जाता है। तो पहले तो विरामावस्था में था, तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u जो है 0 ही होगा। ठीक है, तो u 0 हो जाएगा। आप 0 में t से गुना कीजिएगा तो रिजल्ट 0 ही मिलेगा। प्लस में हाफ, स्मॉल जी का मान कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो गुना में 10 कर देना है और गुना में टी स्क्वायर कर देना है। काटिए तो 2 पच्चे 10 हो जाएगा। अब 80 को काट दीजिए 5 के पारा से, तो 16 बार में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से टी स्क्वायर बराबर कितना मिला आपको? 16 मिला। और टी बराबर अगर मैं बोलूँ दोनों तरफ आप लोग रूट चढ़ाओगे तो टी बराबर कितना मिल जाएगा? 4 सेकेंड। तो आपको मालूम चल गया यहाँ से कि जो पत्थर है उसको 80 मीटर गहरे कुएं में गिराया जाता है तो समय कितना लगता है? 4 सेकेंड का समय लगता है।
अब आगे बोला है पानी से टकराने पर उत्पन्न ध्वनि जो है 4.24 सेकंड के बाद सुनाई दी। तो यहाँ से जो ध्वनि सुनाई देती है ना वो 4.24 यानी 4.24 सेकंड के बाद सुनाई देती है। तो आप ही बताओ ध्वनि को सुनने में जो लगा समय है वो कितने देर बाद ध्वनि सुनाई दी होगी। तो इन दोनों का अंतर हमारा क्या हो जाएगा, ध्वनि को सुनने में लगा समय। ठीक है, यानी यहाँ से ध्वनि को लिख लो, ध्वनि को सुनने में लगा समय कितना होगा, तो इन दोनों का अंतर होगा। तो इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 0.24। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए यहाँ से ये जो 4 सेकंड है ये आपका निकला कि भाई वो जो पत्थर है उसको 80 मीटर गहरे कुएं में गिराया जाता है तो समय कितना लगता है, 4 सेकंड का लगता है। लेकिन पानी से टकराती है ना जब पत्थर जब पानी से टकराती है तो ध्वनि कितने देर बाद सुनाई देती है, तो 4.24 सेकंड के बाद सुनाई देती है। तो आप ही बताओ ध्वनि को सुनने में जो लगा समय है इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस ही होगा ना, तो कितना है, 0.24 है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, ध्वनि का वेग। तो आप ही बताओ वेग बराबर, यानी ये ध्वनि का वेग है तो वेग बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। डिस्टेंस कितनी है, 80 मीटर है, और अपॉन में ये क्या आ जाएगा, 0.24 क्या है, टाइम है, ध्वनि को सुनने में लगा समय, तो 0.24 है। अब देखिए यहाँ से दशमलव में काट दूंगा तो बट्टा में 100 आएगा, तो मैं 100 को ऊपर लिख देता हूँ। अब इतने को सॉल्व कीजिए तो कितना आता है, इतने को काटिएगा ना तो ये आ जाएगा 333.33 मीटर। बोलिए आया है आंसर आप लोग का। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 2016 का क्वेश्चन है आपके पैरामेडिकल का। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, निर्वात में प्रकाश का वेग है, यानी देखिए निर्वात में प्रकाश का वेग यहाँ c दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो कांच में प्रकाश का वेग होगा, यानी कांच में प्रकाश का वेग क्या होगा यही आपको बताना। अब देखिए यहाँ पर अपवर्तनांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, म्यू होता है। ये देख रहे हो ना, इसको म्यू कहते हैं। ये म्यू जहाँ भी आपको दिखे समझ लेना अपवर्तनांक दिया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है इसका, यानी म्यू बराबर होता है, आपको याद रखना है, C/V। ठीक है, म्यू क्या है यहाँ पे बताया था अभी मैं, क्या है, अपवर्तनांक है। C क्या है, तो C जो है ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। क्या होती है, C निर्वात में प्रकाश की चाल। देखो बिल्कुल बेसिक से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि इस फॉर्मूला के आधार पे एक क्वेश्चन 2020 में भी पूछा है, बिल्कुल सेम टू सेम यही था, अपवर्तनांक निकालना था। 2020 वाला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से म्यू क्या है, अपवर्तनांक है, C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, अपॉन में V क्या है, यहाँ पे V जो है ये है किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग। अब देखिए तो सब चीज़ गिवन है आपको। अपवर्तनांक कितना दे रखा है कांच का, 1.5 दे रखा है ना, दे रखा है ना। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है, देखो तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी थी, C थी। कितनी थी, C बताया था ना। निर्वात में प्रकाश का जो वेग है, चाल है, वो कितना है, C है। और किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम क्या है, कांच है, तो कांच में प्रकाश का वेग निकालना है। नहीं निकल जाएगा जी, बताइए निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो कांच में प्रकाश का वेग कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। 1.5 था और 1.5 बराबर C बटा में क्या था, कांच में प्रकाश की चाल, यही था ना। तो सॉल्व कीजिए। तो देखिए तो 1.5 है, इसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ, और बराबर में C, और ये कांच में प्रकाश की चाल, इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, अब आप ही देखिए तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 2C/3 आ गया, यानी x क्या मैं माना हूँ, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो क्या आंसर आया, 2C/3। तो ऑप्शन जो है A आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साउंड से है। ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भैया क्वेश्चन है, 330 हर्ट्ज आवृत्ति के स्वरित्र से उत्पन्न ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ होगी, क्या होगी।
तो देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको दे दिया गया है कितना, 330 हर्ट्ज, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है 330 हर्ट्ज आवृत्ति के स्वरित्र से उत्पन्न ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य, यानी वेवलेंथ क्या होगी यही निकालना है। तो वेवलेंथ को लेमडा से डिनोट करते हैं, जो कि आपको निकालना है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है v बराबर एफ गुने लेमडा, ठीक है। v क्या होता है, v जो होता है ध्वनि तरंगों की चाल होती है ना, ध्वनि तरंगों की चाल होती है। f क्या है, आवृत्ति है। लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य है। तो एक चीज़ बताओ, ध्वनि की जो चाल होती है वो क्या होती है। तो आप लोग कहिएगा कि सर 332 मीटर पर सेकेंड होती है ना, होती है ना 332 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम लोग यहाँ पे 332 मीटर पर सेकेंड नहीं लेंगे, 330 मीटर पर सेकेंड लेंगे। ये भी सही है, ठीक है। कुछ कुछ बुक्स में ये भी जो है दिया गया है 330 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने ऐसा क्यों लिया, तो देखिए यहाँ पे मैं अगर ध्वनि तरंग की चाल यानी v बराबर 330 मीटर पर सेकेंड लेता हूँ और फ्रीक्वेंसी भी मुझे इतना दिया हुआ है 330 हर्ट्ज, तो ये कट जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पे ये जो ध्वनि तरंग की चाल हो जाएगी, मैं इसको 330 ले लूँगा, ठीक है, 330 ले लूँगा मैं। अब यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दे रखा है ये भी 330 दे रखा है, तो गुने लेमडा। अब बताइए लेमडा तो इजीली निकल जाएगा ना, अगर मैं 330 मीटर पर सेकेंड लेता हूँ तो ये भी सही है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शन में 332 भी दे देगा, 330 मीटर पर सेकेंड भी दे देगा, ऐसा नहीं है, कोई एक ही देता है, दोनों सही है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप ही बताओ लेमडा क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। 1 मीटर आया है, 1 मीटर आया है ना, लेकिन आंसर किस में निकालना है बच्चों, सेंटीमीटर में निकालना है। तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी गुना 100 कर दोगे तो पता चल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी देखो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो 1 में 100 से गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो एक क्लास को लाइक जरूर दे देना। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ सब आपके पैरामेडिकल के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं। यदि आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और आप लोग चाहते हो कि ये सीरीज मैं कंटिन्यू रखूं न्यूमेरिकल्स वाला, तो आप सभी बच्चे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ऐसे न्यूमेरिकल्स के वीडियो आपके समक्ष में और लाऊं, आपको पसंद आ रहे हैं ऐसे क्लासेस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। चलिए बताइए, क्लोरीन का जो प्रयोग किया जाता है वो किस रूप में किया जाता है, एंटीबायोटिक के रूप में, संक्रमण रोगी की दवाई के रूप में, ज्वरनाशक के रूप में, या प्रतिरोधी के रूप में। बताइए फास्ट। तो वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर, जिन भी विद्यार्थियों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है वो लोग सही हैं, है ना। तो हमेशा याद रखना है कि क्लोरीन का प्रयोग प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक इसको बोलते हैं। तो आपको याद रखना है जो क्लोरीन है इसका प्रयोग प्रतिरोधी के रूप में यानी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे देना।